अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। आज हम बात करेंगे कैट स्क्रैच एंड कैट बाइट के हवाले से। बहुत से लोगों ने आजकल ट्रेंड भी है, स्पेशली लाहौर में तो बहुत से लोगों ने कैट्स एज ए पेट्स रखी होती हैं घर में और बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर कैट स्क्रैच हो जाए या कैट किसी बच्चे को बाइट कर ले या किसी अडल्ट को बाइट कर ले तो उसमें फ़ौरन क्या किया जाए। इसको समझने की ज़रूरत है। कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, फिर आप अपना फैसला इसके हवाले से खुद कर सकते हैं कि कब आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जो कैट स्क्रैच है या कैट बाइट है, इसमें दो बीमारियों का फ़ौरन रिस्क होता है जिसके हवाले से लोग बड़े विजिलेंट होते हैं। एक टेटनस और दूसरा रेबीज़। जब भी आपको कैट स्क्रैच हो, दो तीन काम तो आपने परफेक्टली उस टाइम करने ही करने हैं, डेफिनेटिव हैं वो। एक तो ये है कि अपने वूंड का, अपने जो स्क्रैच आपको हुआ है, चाहे वो सुपरफिशियल स्क्रैच है, चाहे वो डीप बाइट हो गया या पंक्चर हो गया, क्योंकि दांत उनके कैट के बहुत शार्प होते हैं और पॉइंटी होते हैं जिसकी वजह से पंक्चर मार्क आ सकते हैं। उसको वॉश करना है सोप के साथ, रनिंग वाटर में 15 मिनट्स के लिए उसको वॉश करें सोप के साथ। स्क्वीज ना करें, स्क्वीज करने से इन्फेक्शन ज़्यादा ट्रांसमिट होता है वेसल्स के अंदर। उसको रनिंग वाटर के अंदर आप प्रॉपर उसको क्लीन करें, सोप के साथ वॉश करें 10 to 15 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट डिपेंड करता है कि आपका स्क्रैच जो है वो सुपरफिशियल है या आपका डर्टी वूंड है, डीप वूंड है, कॉम्प्लेक्स वूंड है या मल्टीपल वूंड्स हैं। इस पे मैनेजमेंट डिपेंड करती है। कैट स्क्रैच की वजह से या कैट बाइट की वजह से खास किस्म की बीमारी होती है जिसको कैट स्क्रैच डिजीज कहते हैं। उसमें खास किस्म का एक बैक्टीरिया होता है जिसको बार्टोनेला हेंसले कहते हैं, वो एक बैक्टीरिया का नाम है। ये कैट स्क्रैच डिजीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कैट स्क्रैच बाजू पे हुआ है तो मुमकिन है कुछ दिनों के बाद आपके एक्जिला में लिम्फ नोड स्वेल कर जाएं, गिल्टियां बन जाएं, वो कैट स्क्रैच की निशानी हो सकती है। आपका वूंड इन्फेक्ट हो सकता है। तो कैट स्क्रैच में अमूमन एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। लोकल एंटीसेप्टिक्स तो ज़रूर देनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ये शक हो कि ये सिस्टेमिक डिजीज़ का काज बन सकता है तो आपको ओरल एंटीबायोटिक्स भी देनी चाहिए, और डेफिनेटली आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। टेटनस और रेबीज़ के हवाले से सबसे पहले हम टेटनस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो पेशेंट जिसको ये स्क्रैच या बाइट हुआ है उसका अपना वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। अगर पेशेंट वैक्सीनेटेड है, 3 डोजेज उसको टेटनस की वैक्सीन लग चुकी हैं और लेस देन 5 ईयर्स में उसने टेटनस का बूस्टर भी लगवाया हुआ है, तो कैट स्क्रैच में या कैट बाइट में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उस खास कैटेगरी के पेशेंट को वो फुली इम्यूनाइज्ड है अगेंस्ट टेटनस। अगर 3 डोजेज वैक्सीनेशन की हैं लेकिन बूस्टर को लगे हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो 1 डोज बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, टेटनस टॉक्साइड के नाम से आती। लेकिन अगर वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है, कॉम्प्लिकेटेड वूंड है, कंटेमिनेटेड वूंड है, बूस्टर डोज भी नहीं लगी, तो ना सिर्फ टेटनस टॉक्साइड लगेगा बल्कि फॉरन इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने पड़ेंगे। वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके डॉक्टर्स आपको लिख कर देंगे, उसकी खास डोज होती है वेट बेस, वो आपको स्टार्ट कराई जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपकी वैक्सीनेशन स्टेटस अप टू डेट है, 3 वैक्सीनेशन हो चुकी हैं और लेस देन 5 ईयर्स के अंदर अंदर टेटनस का बूस्टर लगा होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन पूरी है लेकिन 5 ईयर्स से ज़्यादा बूस्टर को लगे हो चुके हैं टेटनस के, तो फिर एक टेटनस टॉक्साइड लगेगा। उसकी ऑफकोर्स इम्यूनिटी लेट आती है। और अगर आपकी वैक्सीनेशन स्टेटस अननोन है, बूस्टर भी नहीं है, तो आपने टेटनस टॉक्साइड भी लगवाना है अलॉन्ग विद इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवाने हैं ताकि फौरन इम्यूनिटी आपको मिले और आपको टेटनस ना हो। इस तरह रेबीज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैट बाइट्स में और स्क्रैच बेसिकली वो अपने खुद जब स्क्रैच वो उसको पंजों को और उसके जो क्लॉज होते हैं, पॉज होते हैं, उसको जब वो टच करता है, आप उसको लिक करता है, तो वो आपकी जितना सलाइवा होता है उसके जरिए आपको रेबीज होने के भी चांस होते हैं। रेबीज के हवाले से भी यही स्टेटस है कि आपने पहले ये देखना है कि क्या आपका जो वूंड है वो सिंपल बिल्कुल स्क्रैच है जिसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हुई और बिल्कुल सुपरफिशियल है जिसमें शायद स्किन भी रोड ना हो, बिल्कुल सुपरफिशियल है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, उसमें अमूमन कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मल्टीपल स्क्रैचेस हैं, ब्लीडिंग भी हुई है या बाइट आई है, बाइट में पंक्चर हो गया या उसने प्रॉपर बाइट किया है, तो 100% आपको रेबीज की वैक्सीनेशन भी लगवानी है और रेबीज के इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोनों लगवाने हैं। पहले रेबीज के 5 इंजेक्शन हुआ करते थे जो आपकी अप टू डेट अपडेट करके उसको 4 इंजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। जो फर्स्ट डे 0, 3, 7 एंड 14 डे पे, पहले 28 डे पे भी लगता था जो आप उन्होंने क्विट कर दिया, लेकिन आप 4 इंजेक्शन उसके
वैक्सीनेशन के लगेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन को तो काम करने में टाइम लगता है, उसकी इम्यूनिटी को डेवलप होने में। इतनी देर में बचाने के लिए आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवाने पड़ते हैं जो कि फौरन इम्यूनिटी देते हैं। उनकी डोज 20 यूनिट्स पर केजी होता है, वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, वैक्सीन भी अवेलेबल है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी अवेलेबल है। वो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर देता है, उसकी आपकी वेट के बेस पर डोज होती है और उसकी खास कैटेगरी के कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने, ताकि आपकी फौरन इम्यूनिटी भी डेवलप हो और लेट टर्म आपकी वैक्सीनेशन की वजह की बिना पर आपकी जो बाद में इम्यूनिटी डेवलप होती है वो भी डेवलप हो जाए। तो टेटनस और रेबीज दोनों को कंसर्न रखना चाहिए। कैट स्क्रैच के और कैट बाइट्स के जो वूंड्स होते हैं वो टेटनस प्रोन वूंड्स होते हैं, याद रखें। तो उसमें फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। ये टोटल डिपेंड करता है आपकी वेल बीइंग और आपके वैक्सीनेशन स्टेटस पे। उसमें हम डिसाइड करते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। थैंक यू सो मच।